न्यूज 18 नेटवर्क का लोकप्रिय लीडरशिप समिट राइजिंग भारत इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। इस समिट में देश और दुनिया के कई दिग्गजों ने शिरकत की है। राइजिंग भारत समिट में राजनीति, इंडस्ट्री, कला, मनोरंजन, खेल से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। उनके साथ कई बड़े मुद्दों पर चर्चा भी हुई। अब से बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग भारत समिट को संबोधित करेंगे। इससे पहले भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना पीएम मोदी की गारंटी है और उनके तीसरे टर्म में ऐसा होगा। न्यूज 18 नेटवर्क के राइजिंग भारत समिट में आज गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि 10 साल में भारत की तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। 370 एक बहुत बोल्ड आपने टारगेट लिया है, 400 पार एनडीए के लिए। तो इस बार वेव इलेक्शन देखते हैं आप, इसको क्या कारण है कि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि 370 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, ये 10 साल है 2014 से 24 के। आज़ादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी के शासन के 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने वाले हैं। ये 10 साल में भारत की जनता अनुभव कर रही है, एक देश की नई पहचान समग्र विश्व के सामने खड़ी हुई है। देश का हर नागरिक सम्मान के साथ कहता है कि हाँ, मैं भारतीय हूं। ये 10 साल के अंदर ही देश जिसकी बड़े समय से राह देखता था कि भारत अपने अर्थतंत्र को दुनिया की तालिका में बहुत आगे पहुंचा है। अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 11वें का 11वां मेंटेन किया और मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए। हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। आप जो कहते हो कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य 400 पार का है। कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा, आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर कर, गरीब के साथ खड़ा रहकर, युवा के कंधे पर हाथ रखकर, गरीब बहन का भाई बनकर आज इनके स्वप्नों को पूरा कर रहा है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आने पर विपक्ष मुंह नहीं दिखा पाएगा। सबसे पहले जो मुद्दा इस चुनाव के पहले जो गर्म हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बनेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था, वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था, चंदा कैश में आता था और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था, कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे,
1400 रुपया अपने घर ले जाते थे और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहां टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे। बॉन्ड आने से ये पूरा पैसा चेक के माध्यम से पार्टी के अकाउंट में जमा होता था। ये पूरी जो जमात है राहुल जी के नेतृत्व में, वो पुरानी चीजों की आदी है। उनको यही चाहिए कि पार्टी को चंदा मिले न मिले, चुनाव के लिए खर्च हो न हो, अपनी पीढ़ियां बहुत अच्छे तरीके से जी पाएं। और इस चीज को मोदी जी ने बॉन्ड लाकर इस पर कुठाराघात किया था। राहुल जी इसको हफ्ता वसूली कहते हैं, खुद भी 1400 करोड़ उनको मिला उनकी पार्टी ठीक है, तो फिर उन्होंने 1600 करोड़ का हफ्ता क्यों वसूला, वो उसका हिसाब देना चाहिए। 1600 करोड़ उनको भी मिला है, हमें 6000 करोड़ मिला है, तो सामने सारे इंडिया अलायंस घमंडिया गठबंधन को भी 6000 करोड़ मिला है, एक पैसा कम नहीं मिला है। राहुल जी ने सबसे पहले वो चंदा कहां से वसूल लाए, हफ्ता कहां से वसूल लाए, इसका हिसाब। हम तो कहते हैं इसमें एक पैसा हफ्ता नहीं है, ये शुद्ध रूप से पारदर्शी तरीके से लाया गया चंदा है। मगर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं बॉन्ड की व्यवस्था हफ्ता वसूली है, तो उन्होंने 6000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस कहां से लाई, वो कहां से लाए हैं, एनसीपी कहां से लाई है। अमित जी, कुछ पार्टीज ने अपनी जो है लिस्ट ऑफ डोनर्स को घोषित किया है, क्या आप कोई भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करेगी? भाई क्या घोषित कर रहे हो, कल सारा घोषित हो जाने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, घोषित कल होगा। ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इंडिया अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि सीएए से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, विपक्षी दल सीएए को लेकर भ्रम फैला रहा है। एक मुद्दा जो आपके भी काफ़ी करीब है, सीएए का मुद्दा, आज कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया सीएए के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने जो है पारित बहुत पहले किया था, इसको जो है अभी आपने नोटिफाई इतने दिनों बाद क्यों किया, इतना गैप के बाद? क्या चुनाव आपके उसमें था? ऐसा नहीं था राहुल जी। सीएए पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई और इतने में कोविड आ गया। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जब किसी सच्ची चीज के लिए गलतफहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती है, इसका दायित्व होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। एक भ्रमित किया गया, ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि सीएए से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा। जबकि है उल्टा, सीएए से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है। सीएए नागरिकता देने का कानून है। सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो सारे भाई 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो सालों से यहां बैठे, उनके पास नागरिकता नहीं है, उनके नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते जी। किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होगा? एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही मशगूल थे और पूरी भ्रांति फैलाई कि सीएए थे देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार, अनेक बार कर चुका हूं, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। और जहां तक सीएए का सवाल है, एक कांग्रेस के आजादी के वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, सबका वादा था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे वो सारे शरणार्थियों को हम नागरिकता देंगे। वो वादा कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। वो एक प्रकार से नेहरू लियाकत पैक्ट का इंप्लीमेंटेशन है। मगर राहुल जी का ये सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से लेना देना ही नहीं है। वो चीट पढ़कर बोलने वाले नेता है, चीट में इतनी सारी बातें आती नहीं है। न्यूज 18 नेटवर्क के राइजिंग भारत समिट के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। जयशंकर ने विदेश नीति, सीए से लेकर पीएम मोदी के दक्षिण दौरों पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्यों में पीएम मोदी के दौरों को बढ़िया रिस्पांस मिला है। जयशंकर को लगता है कि दक्षिण के राज्यों में राजनीतिक राय बदल रही है। So tell us, why is the Prime Minister spending so much time in southern India, every day, every other day,
He's in South India. In the last elections, in the last Lok Sabha elections, out of 129 seats in the 5 states in southern India, the BJP won just 29. A bulk of it came from Karnataka. Why do you in the BJP believe this time the South will be your new frontier and you'll be able to conquer the new frontier? Well, you know, if I applied that logic, I could apply it to the rest of the country. There was a time, there were many states where there were no BJP MPs. So, in a way, every state, I mean, for a party like BJP, was a new frontier at some point. Why today, I mean, I don't know how many of you saw the pictures of the Prime Minister's, road shows in Coimbatore and Palagat, etc. Look at the response that he's getting. So, my sense is, I mean, ultimately, the results will tell. But as someone who's been traveling a fair amount, certainly to Kerala, I mean, Karnataka is a different case. There's already a strong history with BJP out there. My sense is, political opinion in those states is changing. राइजिंग इंडिया समिट में सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच ने भी पार्टिसिपेट किया और बुच ने डिजिटाइजेशन और शेयर मार्केट की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एक शैम्पू का उदाहरण देकर यह भी बताया कि अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कम से कम पैसे से शुरू किया जाए तो ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ होगी। इसीलिए 250 रुपये तक के म्यूचुअल फंड रेगुलेटर पर काम कर रहा है, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 250 का हो। We know the entire story about how the shampoo market in India exploded when it moved from bottles to sachets, and people could afford to buy a 1 rupee sachet or a 2 rupee sachet of shampoo, but could never have afforded to buy a 100 rupee bottle. The market just exploded. So our objective is that in similar vein, we are looking to do sachetization of all our financial products. Mutual fund industry tells us that a 500 rupee per month SIP is profitable for them. While many of them actually offer as low as 100 rupees a month, it is not profitable. They're sort of doing a bit of cross subsidy while they build up volume. We as a regulator know that unless it is viable, it will not be pushed. So we are working very closely with the industry to identify what are all the costs, including some of the regulation driven costs, which is making this unviable at a 250 rupee SIP. So again, it's something world over people cannot understand how a $3.50 per month investment can be made viable, but it is the magic of digitization. So for me, the journey of democratization is all about the journey of digitization. सेबी चीफ ने यह भी बताया कि अगले महीने से निवेशकों के लिए शिकायत दर्ज करना और आसान हो जाएगा। At SEBI, we are about to launch on April 1st. I told them don't do April 1st, it's April Fool's Day. We are about to launch, Scores 2.0. It's a new version. It's absolutely fantastic. You know, the way the entire workflow of handling consumer investor complaints is completely automated. It is linked to every other system in the market. So for instance, when you go there, in our version 1.0, when an investor went there, he had to register for his complaint, and he had to put in his email ID, his phone number, his this, his that, to just register that he wants to put in a complaint. So now, if he just puts in his PAN number, you all know PAN is essential in our country for being in the market, automatically the system talks to our KRA system and pulls all the data and says, this is your phone number, this is your email ID, this is your address, if this is you, please proceed. So simplifying it to this extent from the start of registration of a complaint to taking it to the end of an online dispute resolution mechanism of arbitration and mediation, the entire process with 3 levels of escalation for the consumer, for the investor, is something that has now been digitized. प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ ही देर में इसी मंच से शुरू होगा। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चुनावी महासंग्राम की
भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब इतना बड़ा हो चुका है कि चुनाव में बिना स्टार्टअप सेवाओं और रोजगारों की बात नहीं हो सकती। इस बार राजनीतिक दलों के प्रचार में ये बात देखने को मिल रही है। चुनाव प्रचार में अब युवा, रोजगार और विकास के साथ स्टार्टअप्स की चर्चा जरूर होती है। आज भारत में 113 यूनिकॉर्न समेत 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। बीजेपी पिछले 10 साल में स्टार्टअप इंडिया, सीड फंडिंग और टैक्स छूट जैसी नीतियों का हवाला दे रही है, तो कांग्रेस स्टार्टअप्स के लिए रोशनी फंड और गिग वर्कर्स को सेफ्टी कवर देने का वादा कर रही है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। तो हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। भारत के युवा उद्यमियों ने स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से काफी फंड और टैक्स छूट का लाभ लिया है। उन्हें उम्मीद है कि राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद इसमें और तेजी आएगी। लास्ट 5-10 ईयर्स में एक्चुअली सरकार ने बहुत सपोर्ट किया एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्पेशली स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव से। इससे बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा पुश मिला है, स्पेशली ग्लोबल स्केल पे। स्टार्टअप्स चाहते हैं कि उनकी छूट जारी रहे, लेकिन वो गिग इकोनॉमी के कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी चाहते हैं। अगले 7 साल में इकोनॉमी का हमारा एम्बिशन है कि $1 ट्रिलियन तक का इम्पैक्ट स्टार्टअप से आ सकता है। तो यानी प्रोत्साहन जितना ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा, मतलब आई थिंक द स्टार्टअप्स विल कंटिन्यू टू ग्रो। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब छोटे बड़े सभी दलों की दिलचस्पी है। इस बार के चुनाव में इसे और बूस्ट मिलने की उम्मीद है। रोहन सिंह, दिल्ली। चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने ऑडियो, वीडियो और तस्वीरें किसी का खेल बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, लेकिन ऐसा फेक कंटेंट पकड़े जाने पर इसका असर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की छवि पर भी पड़ेगा। इससे निपटने के लिए मेटा और गूगल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए एक रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग निष्पक्ष चुनावों के लिए एक बड़ा खतरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में असली और नकली के बीच फर्क करना मुश्किल है, लेकिन गूगल और मेटा ने इसके खिलाफ बड़ी तैयारी की है। दोनों कंपनियों ने 15 भारतीय भाषाओं में 11 स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स के साथ करार किया है। मेटा फैक्ट चेकर्स को अपनी कंटेंट लाइब्रेरी का एक्सेस देगी, जो कंटेंट को रिव्यू और रेट करेंगे। साथ ही एआई वाले कंटेंट पर मेटा मार्कर लगाया जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप पर एआई हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी, जहां आम यूजर कंटेंट भेजकर फैक्ट चेक करवा पाएंगे। फेक कंटेंट को रिमूव किया जाएगा और विज्ञापन वाला कंटेंट डिक्लेरेशन के साथ आएगा। गूगल ने शक्ति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इलेक्शन से जुड़े सारे विज्ञापनों को सार्वजनिक किया जाएगा। आजकल की डिजिटल दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए झूठी खबरें बनाना और फैलाना काफ़ी आसान है। कहा जाता है जब तक सच जूते पहन रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। तो ऐसे में किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसका फैक्ट चेक जरूर करें। भले ही बड़े प्लेटफॉर्म फेक और मिसलीडिंग कंटेंट को रोकने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये बड़ी चुनौती है और इसमें आम यूजर की समझदारी और होशियारी भी उतनी ही जरूरी होगी। असीम मनचंदा, दिल्ली। बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन पहले से ही कांग्रेस में हैं और वो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद भी हैं। आज दिल्ली में पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। कल रात को वो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मिले थे। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो पूर्णिया से गठबंधन के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। पप्पू यादव को पूर्णिया के सीपीएम नेता अजित सरकार की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन बाद में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। 2015 में उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई थी।
तो ये थी कुछ राजनीतिक खबरें और राइजिंग इंडिया में अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हम लोग सुनेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातचीत की जाए। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अकु श्रीवास्तव जी हैं। अकु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। हम लोग जो राइजिंग भारत का एक सम्मेलन देख रहे हैं, उसमें गृह मंत्री जी ने 2-3 बड़ी खास बातें की। उसमें एक चीज़ जो उन्होंने कही है उस पर हम कहेंगे। एक तो उन्होंने अपनी सीटों के बारे में तो कहा ही कि वो 370 आराम से जीतेंगे, दोबारा उन्हें रीइटरेट किया है और 400 से ज़्यादा उनका गठबंधन जीतेगा। दूसरा, उन्होंने बॉन्ड पर एक बड़ी बात कही कि जब आंकड़ों का पूरा खुलासा होगा तो इंडिया अलायंस के लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो अब तक जो डेटा अवेलेबल है उसमें देखिए सारे जगहों पे पैसा गया है। अगर कुल 20,000 का एक बॉलपार्क लेते हैं तो उसमें से 6-7 हज़ार करोड़ इनको मिले, 13,000 करोड़ दूसरी साइड में गए हैं और बहुत सारे लोगों ने सारी पार्टीज़ को दिए हैं। क्या ये बॉन्ड वाला इशू इतना बड़ा है या इतना बड़ा बन जाएगा जिसको कि रेस किया जा सके, क्योंकि उसमें तो दिख रहा है सभी लोग शामिल हैं, सब ने पैसा लिया है। देखिए, बॉन्ड का इशू तो ऐसा है कि ज्यादातर लोग, वो हिंदी में कहावत है ना, हमाम में सब नंगे हैं, और इस समय तो फिलहाल हर आदमी तौलिया ढूंढ रहा है कि कैसे निकल भागे उससे। ये बड़ा इशू बन गया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसका अभी स्पष्ट रूप से कहीं सामने नहीं चीजें आ रही हैं। कई बार कई चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें लग ही नहीं रहा है कि क्या एक्चुअल मामला है। ये तय है कि टीएमसी को जैसे पैसा मिला है या डीएमके को एक लॉटरी किंग से जितना पैसा मिला है, टीएमसी में जो हुआ है, और अगर गणित की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं कि साहब इनको इस समीकरण के हिसाब से पैसा ज्यादा मिला है, कम मिला है, लेकिन ये तय है कि हर उस राज्य में जो औद्योगिक राज है वहां पर जिसने जितना दबा सका, और तो छोड़ दीजिए उड़ीसा में हमारे नवीन पटनायक की पार्टी का भी है, तो ये ध्वनि तो आती है कि जो लोगों ने पैसा दिया है, जिन राजनेताओं ने पैसा को दिया गया पैसा है, उसमें कहीं कुछ घालमेल नजर आता है। दरअसल मेरा तो मानना यह है कि इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के बहुत चीजें शुरुआत से स्पष्ट नहीं रही हैं, और फिर आवाज उन्हीं की तरफ से ज्यादा आ रही है जिनको पैसा अपेक्षाकृत कम मिला या उनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा थी। दिक्कत ये है, इसीलिए ये मामला इतना बड़ा होते हुए भी, इतना साफ, इतना बड़ा होते हुए भी पूरी तरीके से विपक्ष इस पर एक साथ नहीं आ पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से इसको इस तरीके से कहने की कोशिश की है कि साहब ये तो पैसा आता ही था, पहले भी इंडस्ट्रीज को आता था, इंडस्ट्री से चलता है, और इससे कंपैरेटिवली सुधार होने की संभावना नजर आ रही है। जबकि अभी आज की तारीख में ये मैं नहीं कह सकता हूं कि इस व्यवस्था से सुधार होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि लगभग सरकारी और गैर सरकारी खर्चा मिला लिया जाए तो 1.25 लाख करोड़ रुपया जो हमने जोड़ा है। जिस तरीके से आज का चुनाव, ये आलम यह है कि दक्षिण में चुनाव के लिए लगभग 200 करोड़ कई बार कई नेताओं को खर्चा करना पड़ जाता है एक प्रत्याशी को। तो अगर 200 करोड़ खर्चा करना, मैं कह रहा हूँ 200 करोड़ ना भी माना जाए, 20 करोड़ प्रत्याशी में मान लिया जाए तो क्या होगा? तो अगर 10 लोग और व्यवस्थाएं सब मिला ली जाएंगी तो 1 लाख करोड़ रुपए तो ऐसे ही हो जाता है पूरा। और बाकी सरकारी और पैसा फिर पार्टियों का पैसा, पार्टियां जितना दिखाती हैं और जितना पैसा होता है वो उससे कहीं ज्यादा है। तो ऐसी व्यवस्था से कैसे निकला जाए, इसका मेरे पास फिलहाल आज की तारीख में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है रोड मैप, लेकिन ये सही है कि इस हमाम में ज्यादातर लोग नंगे हैं, और जिनको नहीं मिला है, जो बहुत पीछे रह गए, किनारे रह गए, वही थोड़ा बहुत चिल्ला रहे हैं। अकु सर, इसमें 2-3 चीज़ें और मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, एक तो ये कि कम ज़्यादा की बहस है कि किसको, भाई बहुत विपक्षी लोग कह रहे हैं कि उनको इतना क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिला, एक बहस ये है। दूसरी बहस ये है कि सबको मिला है, किसी ने मना नहीं किया, खाली सीपीआई सीपीएम को छोड़ दें, किसी ने मना नहीं किया, सबने लिया है, खूब आराम से लिया है। तो ये इशू भी एक धीरे धीरे बनता हुआ चलता दिख रहा है। अच्छा, इस बीच प्रधानमंत्री जी राइजिंग भारत समिट के मंच पर पहुंच चुके हैं, और उनके साथ न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी भी हैं,
और अब लोग मोदी जी को सुनेंगे भी कि क्या जो अपनी बात रखते हैं, नए भारत की तस्वीर 2047 के विकसित भारत का ब्लूप्रिंट किस तरह से वो पेश करेंगे। और हमने देखा है कई बार की स्पीचेस में उन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान भी अनवील किया है कि अगले 5 साल में सरकार क्या करना चाहती है, कंसिडरिंग, और ये आत्मविश्वास के साथ कि यही सरकार आगे भी आएगी चुनाव के बाद। ये लगातार सरकार पार्टी कह भी रही है। तो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, देश को आगे किस तरह से सरकार ले जाना चाहती है, इन सब पे होगा। Out from his punishing schedule to be with us. Please give him a round of applause. We are indeed very, very grateful. Sir, 5 years ago on February 25th, 2019, at Rising India Summit, I had quoted Bismil Sahab in your presence in the context of the Pulwama attack. Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai. Soon after my welcome address, you delivered your powerful keynote without betraying anything going on in your mind. And next morning, February 26th, we all woke up to the big news of India's attack on Balakot in Pakistan. Ladies and gentlemen, in many ways, it was the big turning point under PM Modi's leadership towards the end of his first term. The message was as loud as it was clear. Don't mess with a strong, resurgent, confident, muscular India. And of course, don't mess with Modi. Prime Minister, that was 2019. Fast forward 5 years to January 22nd, 2024. I would say the other big turning point came on the day of Pran Pratishtha in Ayodhya, to which I was witness, a day that will go down in history as a major milestone in the life of Bharat. As I drove down the same evening from Ayodhya to Prayagraj to visit my mother, I could see amidst the celebrations and the bursting of crackers, the rise of a new India. As I passed through Gonda, Sultanpur and Pratapgarh in Uttar Pradesh, I could see in people renewed hope, renewed energy, renewed confidence. In many ways, the civilizational and cultural resurgence of India is finally taking wing. A Bharat that is not only soaring, but doing so while remaining firmly rooted in its cultural moorings. अगर इसी बात को मैं आपके शब्दों में कहूं, तो यह प्राण प्रतिष्ठा का समय सिर्फ विजय का नहीं, विनय का था। राम आग नहीं, ऊर्जा है, विवाद नहीं, समाधान है, वर्तमान ही नहीं, अनंत काल है। प्रधानमंत्री जी, 22 जनवरी के दिन आपने हमारी प्रतिष्ठा में प्राण फूंक दिए। Ladies and gentlemen, the last 10 years in tangible terms have been marked by rising GDP and galloping stock markets. It has also been marked by efficient welfarism through direct benefit transfers while building an unprecedented scale of physical and digital infrastructure. Prime Minister Modi's biggest contribution is not only to take the Indian economy from the fragile 5 to the fabulous 5. His biggest contribution is to instill in every Indian a strong sense of self-esteem and a firm belief that India is finally getting its rightful place at the global high table of powerful nations. Today, our chest fills with pride that the Indian passport has gained in respect and stature. We bleed blue in every way. Finally, with your permission, Prime Minister, I would like to crystal gaze into the future. What would it be like, same time, 2029? I believe India will lead for global good, the theme of our Rising Bharat Summit this year. The next 5 years will mark a further acceleration of our journey towards a Viksit Bharat, one
that will find its place in the top 3 economies of the world. Once again, it is not so much about adding trillions to the GDP, but the rise of India's stature globally. At the G20, you've shown that you are a bridge builder in a divided world. The New Delhi Declaration is a clear demonstration of your influence and relationship with global leaders. Ram willing, India will soon have a permanent seat at the UN. With the rapid strides the country is taking, we'll see an acceleration in reverse brain drain into the country. Global companies will soon have headquarters in Mumbai and Bangalore, while Indian conglomerates will take a bite of the Big Apple. Modi ji, all this has been possible because you think different, you think big, but you execute bigger. Your approval ratings show you're the most popular leader in the world. To Indians here and around the world, you're also by far the tallest. To end on a high note before your keynote, I would like to quote these powerful lines from Sacha Bharat by Ramdhari Singh Dinkar. वृथा मत लो भारत का नाम, वृथा मत लो भारत का नाम, भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक जलज जिसका जल का न दाग लगता है. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the man of the moment, Prime Minister Narendra Modi. नमस्कार. अभी वैसे राहुल ने बड़ा वर्णन किया 5 साल पहले मैं जब आया था, और शायद उस समिट की तारीख या घटना आपके ग्रुप को तो याद रहना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन शायद पत्रकार मन ये भी सोच सकता था, और शायद सोचा होगा लेकिन बोलते नहीं होंगे, कि क्या कारण होगा कि एक इंसान अपने कमिटमेंट के कारण इस समिट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दौड़ा रहा था, और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई थी. और मैं मानता हूँ जरूर आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे, और शायद वो 28 फरवरी थी 2019, और माहौल तो ऐसा ही था, और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था, और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को. और वो एक दिन था और एक दिन आज है. और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है. ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है. बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है. जो हमें
आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है, ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है और आज यही भारत की पहचान है और यही राइजिंग भारत है। साथियों, चुनाव का मौसम है, चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल सर पर है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। आपकी समिट में भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं, डिबेट का माहौल बना हुआ है और मैं मानता हूं लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देश में भी धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। सरकार अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड रख रही है। हम अगले 25 साल का रोड मैप बना रहे हैं और अपने तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। 2600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां, करीब 97 करोड़ मतदाता, 97 करोड़ वोटर्स, करीब 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर ये हर भारतीय के लिए, यहां इस हॉल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए और आपके टीवी के दर्शकों के लिए भी उतनी ही गर्व की बात है। साथियों, आज पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी कहती है। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्वस्त है और इन लोगों के मन में कोई इफ नहीं है, बट नहीं है, नो इफ नो बट्स। आखिर ऐसा क्यों है? कोई सवालिया निशान नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन किए हैं। आजादी के बाद से जो सिस्टम बना, जो वर्क कल्चर बना, उस सिस्टम में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये हुआ है और ये हम भारतीयों ने ही करके दिखाया है। आज भारत का कॉन्फिडेंस लेवल हर भारतीय की बातों में झलकता है। आज हम
विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और लोग चाहे विपक्ष में हो, देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, सब भारत की उपलब्धियां देख रहे हैं। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, क्या ये ऐसे ही हो गया होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर के $700 बिलियन के पार पहुंच जाना, ये क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट $700 बिलियन पार कर जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा? और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। साथियों, यहां बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के दिग्गज हैं, पॉलिटिकल फील्ड के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी वर्ल्ड के भी लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सरकारों में ब्यूरोक्रेसी में काम कैसे होता रहा है। फिर वो एक फैक्टर क्या था जिसकी वजह से ये बदलाव आया? वो एक फैक्टर है नियत। नियत सही तो काम सही। और नियत कौन सी? नेशन फर्स्ट की नियत। मेरे देश में कोई कमी नहीं है कि उसकी पहचान गरीब देश के रूप में हो। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। एक समय में हम ज्ञान में, विज्ञान में सबसे आगे रहे हैं। दुनिया की कोई वजह नहीं है कि भारत किसी भी देश से पीछे रहे। बस हमें नेशन फर्स्ट की नीयत के साथ आगे चलना है। ये देश जो हमें इतना कुछ देता है, हम उसमें सिर्फ रहते हैं या फिर देश के लिए कुछ अलग करते भी हैं, ये फर्क बहुत बारीक है। लेकिन बारीक सा फर्क ही देश को आगे ले जाता है। जिस दिन आप अपने काम को देश के साथ जोड़ लेंगे, आप जो कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिस दिन आप अपने काम को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़ लेंगे, तो समझ लीजिएगा कि नेशन फर्स्ट का बीज आप में अंकुरित हो गया है। यही नेशन फर्स्ट का बीज आज सरकार में, सिस्टम में, हर व्यवस्था में, हर व्यक्ति में, देश के कोने कोने में राइजिंग भारत का आधार बन रहा है। सिर्फ अपने लिए ही जिए, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीना है तो देश के लिए, और मरना भी है तो देश के लिए। साथियों, 2014 से पहले और आज की स्थिति में एक और ऐसा अंतर आया है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। ये चर्चा देश की साख से जुड़ी है।
जिस देश की साख गिर रही हो, उस देश के लोगों का स्वाभिमान भी ऊंचा नहीं रह सकता। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी, आप याद कीजिए। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। करप्शन पर कार्रवाई, ये मेरा कमिटमेंट है। साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार इसलिए भी अधिक था क्योंकि सरकारी दफ्तर, सर्विस सेंटर बनने के बजाय पावर सेंटर बन गए थे। हर काम के लिए देशवासियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने सरकारी दफ्तरों को सत्ता के बजाय सेवा का केंद्र बनाया। सरकारी सेवाएं ज्यादा से ज्यादा फेसलेस हो, बिल से लेकर टैक्स जमा करने तक की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन हो। हमने इसका प्रयास किया। आज सरकार की ज्यादातर खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से होती है। आज सरकार के टेंडर ऑनलाइन होते हैं। आप याद करिए, 2G जैसी सामान्य सुविधा के लिए पहले की सरकार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अगर उस दौर में 5G आता तो पता नहीं है क्या क्या करते। साथियों, पहले के समय में भ्रष्टाचारी बहुत दिमागी तिकड़म लगाते थे। हमारी सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों का इलाज टेक्नोलॉजी से भी कर रही है। आज भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ आसान हुई है। आज मनी ट्रेल को छुपाना और कैश को छुपाना दोनों मुश्किल होते जा रहे हैं। और इसलिए कभी किसी सरकारी बाबू के घर से, बिस्तर से, दीवारों से नोटों की गड्डियां निकलती हैं। कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ के नोटों के ढेर निकलते हैं। कभी किसी टीएमसी के मंत्री के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं। इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है, बिलबिलाए हुए हैं। और ये सब होता क्यों है? बात वही है, नीयत सही तो काम सही। साथियों, आप में से जो सीनियर हैं, उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसा गरीब गांव के गरीब तक पहुंचता है। यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था, लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था,
लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को ये सूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए। अगर पहले वाला हाल होता और 1 रुपया और 15 पैसा वाली थियरी होती तो 27-28 लाख करोड़ रुपए गरीबों तक कभी पहुंचते ही नहीं, कहीं और चले जाते। 27-28 लाख करोड़ अलग अलग योजनाओं के करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी, वो लोग जिनका कभी जन्म नहीं हुआ था लेकिन कागजों पर वो जिंदा थे, योजनाओं के हकदार बन गए थे। हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। इसका मतलब उसका बेनिफिट लेने वाले लोग क्या मोदी का जय जयकार करेंगे क्या? आप हैरान हो जाएंगे, 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, उसको हमने हटाया। आप कल्पना कीजिए ये कितना बड़ा घोटाला था, गरीबों का कितना बड़ा हक मारा जा रहा था। आज इस हॉल में बैठे हर व्यक्ति को उस गरीब का चेहरा याद करना चाहिए जिसे राशन की जरूरत थी, जिसे राशन मिलना चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा था। वो गरीब सरकार को कोसता था, अपनी किस्मत को कोसता था। आज हमारी सरकार में उसी गरीब को 1 नेशन 1 राशन कार्ड मिला है। आज हमारी सरकार उसी गरीब को उसके खाते का पूरा राशन मुफ्त दे रहा है। आज वो गरीब जब मुझे आशीर्वाद देता है तो विपक्ष के मन में गालियां फूटती हैं। मेरे लिए भी गालियां, वो गरीब मुझे आशीर्वाद देता है इसलिए उस गरीब को भी गालियां, लेकिन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश ने तो मन बना ही लिया है। फिर एक बार साथियों, हमारी सरकार ने पहले दिन से ही अपनी गवर्नेंस को गरीब की गरिमा, गरीब के कल्याण और गरीब के सशक्तिकरण पर केंद्रित रखा है। खुले में शौच करना, सड़क पर सोना, गंदा पानी पीना, धुएं में जीवन बिताना, अंधेरे में रहना, ये जीवन कोई शौक से नहीं जीता था। परिवार का सदस्य बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा हो, मदद के बदले ठोकरें मिलती हो, कोई रास्ता न सूझे, यही स्थिति थी। आप सोचिए, आए दिन अपमान कैसे कितने घूंट गरीबों को पीने पड़ते थे। यहां बैठे बहुत से शायद जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसा जीवन था, लेकिन मैं ये सब कुछ अनुभव करके यहां पहुंचा हूं। मैं उस जिंदगी को जी करके आया हूं, इसलिए मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता और न ही कैमरा के माध्यम से वीडियो शूट करके देखना पड़ता है। और इसलिए हमारी सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजना है उनमें आपको गरीब के, सामान्य जन के इस दुख दर्द का भी इलाज मिलेगा।
जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। साथियों, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि एक बैंक खाता खोलने के लिए भी गरीब से गारंटी मांगी जाती थी। लोन की बात तो छोड़ दीजिए, देश के एक बड़ी आबादी जो भूमिहीन थी उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था। 80% से अधिक किसान जिनके पास 2 एकड़ भी जमीन नहीं थी उन्हें भी अपने नसीब पर छोड़ दिया गया था। करोड़ों नौजवानों के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे क्योंकि उनके पास भी गारंटी नहीं थी। जिनके पास किसी को देने के लिए कोई गारंटी नहीं, उनकी गारंटी मोदी ने ले ली। इसी भावना ने मुद्रा योजना को जन्म दिया। इसके तहत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए हमने बिना गारंटी गरीब युवाओं को दिए हैं। इसी भावना ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान को गति दी, जिससे आज 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। इसी भावना ने रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को जन्म लिया। इसी भावना ने हाथ के कौशल से आजीविका कमाने वालों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को जन्म दिया। इसी भावना से छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को जन्म दिया। इसके तहत उन्हें करीब 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। कल्पना कीजिए, अगर नीयत न होती, मोदी की गारंटी न होती तो क्या होता। आज जो ये मोदी की गारंटी का इतना सकारात्मक प्रभाव है वो किसी विज्ञापन की मोहताज नहीं है। मोदी उस गरीब की गारंटी बना है जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता था। इसलिए देश का हर गरीब आज मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। और मैं फिर कहूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। साथियों, हमारे देश में लंबे समय तक राजनीतिक उपेक्षा का बहुत बड़ा शिकार देश का मिडिल क्लास भी रहा है। आप में से ज्यादातर मेरी बात से कोरिलेट कर पाएंगे। मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होता है। लेकिन मिडिल क्लास के सामने पहले चुनौतियां भी कम नहीं थी। टैक्स का जंजाल, बच्चों की पढ़ाई का दायित्व, उन्हें अपने से बेहतर बनाने का तनाव, हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर, महंगे लोन का बोझ, एक तरह से पहले जीवन के हर दायरे में समस्याएं ही समस्या थी। ऐसे में मिडिल क्लास का जीवन 3 जरूरतों के इर्द गिर्द सिमट जाता था। एक, अपना घर बनाना, दूसरा, बच्चों की शादी हो जाए, और तीसरा, बच्चों को कहीं नौकरी मिल जाए। उसका जीवन बस इसी आधार पर सिमट जाता था। पिछले 10 वर्षों में हमने मिडिल क्लास को मुसीबतों में बांधने वाली हर बेड़ी को तोड़ दिया है। पहले 2 लाख की इनकम पर टैक्स लग जाता था, अब 7 लाख की इनकम भी टैक्स फ्री है। जीएसटी की वजह से लोगों के करीब साल भर में 45,000 करोड़ रुपया बचे हैं। बीते 10 वर्षों में
होम लोन पर इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं। पीएम सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को मिल रहा है। साथियों, मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा सपना होता है बच्चे की अच्छी पढ़ाई। इस दिशा में भी पहले की सरकारों ने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का ध्यान नहीं रखा। आज हमारी सरकार देश में तेजी के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रही है। बीते 10 साल में हर दिन भारत में 2 नए कॉलेज बने, प्रतिदिन डेली 2 नए कॉलेज, और हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए आईआईटी, आईआईएम्स और मेडिकल कॉलेज खुले हैं। 2014 तक देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन उनकी संख्या 10 साल में 700 तक पहुंच गई है। 2014 में पूरे देश में सिर्फ 50,000 एमबीबीएस सीट थी। आज देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है। मेडिकल में पीजी की सीटें भी 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। सरकार ने स्थानीय भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जो निर्णय लिया है, उसका भी फायदा मध्यम वर्ग के बच्चों को मिला है। हमारे मिडिल क्लास परिवारों के हजारों करोड़ रुपए अपने बच्चों को बाहर किसी देश में पढ़ाने में खर्च हो जाते थे। ये पैसे बचे, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। आज दुनिया के एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय यहां भारत आकर अपना अपना कैंपस खोलना शुरू किया है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज की मदद के लिए सरकार ने नियमों में भी बदलाव किया है। साथियों, बीते 10 साल में जो नए सेक्टर खोले गए हैं, उन्होंने भी मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते बनाए हैं। स्पेस सेक्टर हो, स्टार्टअप हो, ड्रोन और मैपिंग सेक्टर हो, इन सबको नौजवानों के लिए खोल दिया गया है। डिफेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म करने से हमारे नौजवानों को नए अवसर मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हमने जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, ट्रांसपेरेंसी पर जो काम किया, उसने भी नौजवानों के लिए नए अवसर बनाए हैं। अभी हमने जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है, उससे भी बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनने वाले जा रहे हैं। और उससे कारण मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 होने वाला है। मध्यम वर्ग का एक और बड़ा सपना होता है शहर में अपना घर। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शहर में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए पहले की सरकारों में एक भी योजना नहीं थी। मध्यम वर्ग के घरों के लिए पहली योजना अगर किसी सरकार ने बनाई तो हमारी सरकार ने बनाई। हमने मध्यम वर्ग के लोगों को घर के लोन में सब्सिडी दी, ब्याज में राहत दी। इस पर करीब 50,000 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिडिल क्लास परिवारों को मिला है। उनके अपने घर का सपना पूरा हुआ है। साथियों, दिल्ली एनसीआर के लोग जानते हैं कि पहले की सरकारों के समय कितने फ्लैट फंस गए थे। लोग किराए के घरों में रहते थे, ईएमआई भी भरते थे और अपने घर के पूरा होने के इंतजार में जीवन पूरा कर रहे थे। मिडिल क्लास के इन परिवारों की भी पहले किसी भी सरकार ने सुनी नहीं थी। हमारी सरकार 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके ऐसे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करवा रही है ताकि मिडिल क्लास के परिवार को उसका अपना घर मिल जाए, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको मकान मिल जाए। ऐसी परेशानी फिर ना हो, हमने इसके लिए भी रेरा कानून बनाया है। आज करीब 1.25 लाख बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। अब कोई ये मनमानी नहीं कर सकता कि किसी मिडिल क्लास के व्यक्ति का घर फंसा दे या अधूरा छोड़ दे। और ये काम मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बहुत बड़ा
राहत का काम है, और ये ही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी सिर्फ शहर में ही नहीं, गांव में रहने वाले लोगों की संपत्तियों की भी चिंता कर रहा है। गांव में प्रॉपर्टी के कागज ना होने की वजह से लोगों की जिंदगी कचहरी के चक्कर काटने में ही गुजर जाती है। जमीन को लेकर झगड़े ना हो, कचहरी का चक्कर ना लगे, गांव की प्रॉपर्टी पर लोन मिले, इन बातों को ध्यान रखकर स्वामित्व योजना चलाई जा रही है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी कहती हैं कि लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स होना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। स्वामित्व योजना के तहत हमने करोड़ों परिवारों को उनके लैंड टाइटल दिए हैं। आज देश के गांव-गांव में ड्रोन की मदद से मैपिंग का काम चल रहा है, प्रॉपर्टी के राइट देने का काम चल रहा है, और इससे भी रोजगार के कितने मौके बनते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, 2014 तक पूरी दुनिया भारत को एक ओवरलोडेड फ्लाइट के एडिशनल वेट की तरह देखती थी, लेकिन आज भारत वो पैसेंजर बन चुका है जिसके बिना ग्लोबल फ्लाइट उड़ान भरने की सोच भी नहीं सकती। अगले 5 साल में भारत वो पायलट बनेगा जो ग्लोबल फ्लाइट को नई बुलंदी की तरफ ले जाएगा। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ के होंगे। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड एक्सपांशन के होंगे। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी के होंगे। और ये मोदी की गारंटी है। आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए सबके बीच बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Round of applause for a fantastic address and a big note of thank you to Shri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of Bharat. May I request the audience to please wait here in the Darbar Hall as the Prime Minister makes his exit. तो ये थे प्रधानमंत्री जो राइजिंग भारत में अपने संबोधन में रख रहे थे। उन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट और रीइटरेट की हैं। एक, उन्होंने बताया कि करप्शन पे किस तरीके से इस सरकार ने अपनी कोशिशों से लगाम लगाई है कि यानी अगर आपकी नीयत है तो काम सही हो सकता है। इंटेंट बहुत ज़रूरी है किसी काम करने के लिए, और सरकार ने उसको मूल मंत्र बनाया। और इसीलिए आप देखें तो जो पहले एक ज़माने में था कि 1 रुपये ऊपर चलता था, नीचे 15 पैसे पहुँचते थे, अब पूरे 1 रुपये के 1 रुपये पहुँचते। साथ ही लाभार्थी योजना को भी उन्होंने अच्छे तरीके से रखा है कि देश की पूरी आबादी को तमाम योजनाओं का, आप उसके लाभार्थी हैं या आप सर्विसेज को अवेल करते हैं, दोनों को उसमें ईज़ ऑफ काम हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे।